नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से हर किसी एग्ज़ाम में ज़रूर एक आध दो प्रश्न पूछ लिया जाता है, खासकर जिसमें हिंदी पूछा जाता है। इससे पहले हम सब दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, वर्णमाला और भाषा और लिपि, जो हम बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ पढ़े हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको वह वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन किसे कहते हैं, पंक्चुएशन के प्रकार कितने जो हैं विराम चिन्ह हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए विराम चिन्ह, तो देखिए विराम चिन्ह हम कहते किसे हैं। देखिए विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम लेना। तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रुकना, ठहरना या विश्राम लेना। अपने भावों, विचारों तथा लेखन को पूर्ण रूप से स्पष्ट, प्रभावशाली, बोधगम्य, संप्रेषणीय बनाने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग व्याकरण या रचना शास्त्र में होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो यानी उन्हें हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। तो विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना, ठहरना या विश्राम लेना, या अपने भावों, विचारों तथा लेखन को पूर्ण रूप से स्पष्ट, प्रभावशाली, बोधगम्य, संप्रेषणीय बनाने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग व्याकरण या रचना शास्त्र में होता है उन्हें विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप समझ गए होंगे विराम किसे कहते हैं और विराम चिन्ह किसे कहते हैं। अगला देखते हैं। देखिए इनके उपयोग से उच्चारण में सुविधा होती है, यानी विराम चिन्हों के उपयोग से जो है उच्चारण करने में हमें सुविधा मिलती है। अगर हम इनका प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है तथा अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए विराम चिन्ह हमारे लिए सामान्य हिंदी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अगर हम इनका प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर पूर्ण विराम लगाना रहेगा, यदि वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा देंगे तो इसलिए यहाँ पर का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया मोहन स्कूल चला गया, सामान्य वाक्य है। मोहन स्कूल चला गया, देखिए प्रश्नवाचक यहाँ पर वाक्य आ गया। मोहन स्कूल चला गया, विस्मयादि बोधक। तो देखिए वाक्य जो है कई तरह के आप चिन्हों के तरह लिख सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी में विराम चिन्ह के रूप में अधोलिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हम अब चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी में जो है विराम चिन्ह के रूप में अधोलिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तो देखिए जैसे हमारा यहाँ पर पहला जो चिन्ह है वो आता है पूर्ण विराम या विराम, जिसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहा जाता है। तो पूर्ण विराम या विराम अंग्रेजी में इसे फुल स्टॉप कहा जाता है। देखिए आप पूर्ण विराम, पहले आप चिन्हों को खासकर ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण विराम कैसे लगाया जाता है, यानी कैसे बनाया जाता है, अर्ध विराम कैसे बनाया जाता है, अल्प विराम कैसे बनाया जाता है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी चिन्हों को बारे में पूछ लेता है, चिन्हों के बारे में कि दे देगा अर्ध विराम इनमें से कौन सा प्रतीक है। तो इसने काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं इसमें गलती कर बैठते हैं। इसीलिए हम आपके लिए एक मास्टर क्लास विराम यानी जो है हम इन पर लेकर आए हैं इस चैप्टर पर विराम चिन्ह के बारे में, ताकि आप सब बढ़िया से इस चैप्टर के बारे में जान लें, पंक्चुएशन के बारे में। तो देखिए पूर्ण विराम या विराम, तो देखिए फुल स्टॉप संस्कृत, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वाक्य के अंत में। तो देखिए कहा है प्रश्नवाचक एवं विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर जो विराम चिन्ह उपयोग में लाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो पूर्ण विराम किसे कहते हैं? संस्कृत, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक एवं विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर
जो विराम चिन्ह उपयोग में लाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण विराम किसे कहते हैं। अब देखिए चिन्ह यानी सिंबल कैसे पूर्ण विराम को कहाँ कब कैसे लगाया जाता है यह देखिए। तो देखिए जैसे वाक्य दिया पहला, राम स्कूल से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है यह पूर्ण विराम का सिंबल यानी यह फुल स्टॉप का सिंबल है, राम स्कूल से आ रहा है। अगला इसका उदाहरण देख लेते हैं, वह छत से गिर गया। तो देखिए यह भी जो है यहाँ पर देखिए यह भी पूर्ण विराम का सिंबल है, तो वह छत से गिर गया। तो देखिए आप खासकर सिंबल को भी खासकर ध्यान रखिएगा। देखिए अगला है हमारा अर्धविराम, देखिए जिसको अंग्रेजी में सेमी कोलोन कहा जाता है। तो देखिए चिन्ह इसका कैसे रहता है, एक ऊपर बिंदी नीचे देखिए कामा रहता है। तो देखिए पहले मैंने आपसे बोला सिंबलों को भी देखते जाए, ये नहीं अर्धविराम किसे कहते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है, बल्कि यह भी देखिएगा कि अर्धविराम का चिन्ह कैसे लिखा जाता है या इसका सिंबल कैसा होता है। तो देखिए अर्धविराम जिसको अंग्रेजी में सेमी कोलोन कहा जाता है। तो देखिए इसके किसे कहते हैं अर्धविराम, तो जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अर्धविराम किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अर्धविराम किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। तो देखिए जैसे इसका उदाहरण है, फलों में आम सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। तो देखिए अभी यह वाक्य पूरा नहीं है, तो यहाँ पर फलों में आम सर्वश्रेष्ठ फल माना गया, किंतु श्रीनगर में और भी किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो देखिए यानी यहाँ पर देखिए यह जो चिन्ह है अर्धविराम का यानी सेमी कोलोन का चिन्ह लगाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको अर्धविराम के बारे में समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा अल्प विराम। तो देखिए अल्प विराम यानी जिसको अंग्रेजी में कामा कहा जाता है, अल्प विराम अंग्रेजी में उसे कामा कहा जाता है। तो जहाँ अर्धविराम की तुलना में और कम देर रुकना हो तो वहाँ अल्प विराम लगता है, यह निम्न स्थानों पर प्रयुक्त होता है। तो देखिए अल्प विराम किसे कहते हैं, जहाँ अर्धविराम की तुलना में और कम देर रुकना हो तो वहाँ अल्प विराम लगता है, यह निम्न स्थानों पर प्रयुक्त होता है। तो कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है, तो देखिए एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए। तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए। जैसे राम कृष्ण और माधव यहाँ आए थे। तो देखिए राम कामा लगा है, कृष्ण और माधव यहाँ आए थे। अगला देखते हैं समानाधिकरण संज्ञा और सर्वनाम के बीच में। तो देखिए जैसे चौहान साहब हमारे कक्षाध्यापक आज छुट्टी पर जा रहे हैं। तो देखिए कहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम के बीच में। तो जैसे सर्वनाम यहाँ पर देखिए चौहान साहब हमारे कक्षाध्यापक आज छुट्टी पर जा रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं उद्धरण वाक्यांश को शेष वाक्य से अलग करने के लिए। तो देखिए इसका प्रयोग और कहाँ किया जाता है, यानी उद्धरण वाक्य को शेष वाक्य से अलग करने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, कामा दिया, फिर यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कामा दिया है, हमारे नव युवकों को आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। तो देखिए यानी कामा का प्रयोग इस तरह भी हो सकता है यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री ने कहा, कामा दिया है, फिर ऊपर डबल इन्वर्टेड कामा दिया है, हमारे नव युवकों को आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। अगला देखते हैं महीने की तारीख तथा सन को अलग करने के लिए। तो देखिए महीने की तारीख तथा सन को अलग करने के लिए, जैसे रमेश का जन्म 7 अक्टूबर 1985 को हुआ था। तो देखिए रमेश का जन्म 7 अक्टूबर लिखकर वहाँ पर कामा दे दिया गया है, तब सन लिखा जाता है 1985 को हुआ था। यानी महीने की तारीख तथा सन को अलग करने के लिए भी कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश का जन्म 7 अक्टूबर 1985 को हुआ था। देखिए आप परिभाषा से अधिक ध्यान उदाहरणों पर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है, बस उदाहरण पूछता है। तो आप उदाहरण पर विशेषकर ध्यान दीजिए। अगला है 5वां जो जिसे देखिए अभी हम सब एक
कामा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पांचवा है शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर। तो देखिए जैसे भागो भागो आग लग गई है, तो देखिए हम सब इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर जैसे भागो भागो आग लग गई है, यानी तो देखिए यहाँ पर भागो तब एक कामा लगाया गया है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर देखिए एक कामा जिसके बारे में हम सब जिस चिन्ह के बारे में पढ़ लगाया गया है, तब यहाँ पर क्या लिखा गया है, आग लग गई है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम सब अल्पविराम यानी हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। देखिए अगला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए क्वेश्चन मार्क, इसको अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहा जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह को। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं इसको जरा देख लीजिए। देखिए आप सब सिंबल को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जिन वाक्यों में क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, उन्हें ही हम प्रश्नवाचक कहते हैं। तो क्या समझे, यानी कब, कहाँ, कैसे यह सब दिया रहेगा तो आप जान जाएंगे कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो देखिए तुम कहाँ इसमें आया, जा रहे हो यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा जो है वह है विस्मय सूचक चिन्ह। देखिए इसको अंग्रेजी में साइन ऑफ इंटरजेक्शन बोला जाता है। तो विस्मय सूचक चिन्ह को अंग्रेजी में साइन ऑफ इंटरजेक्शन बोला जाता है, और इसका सिंबल देख लीजिए इस तरह इसका सिंबल लगाया जाता है। तो देखिए जिन शब्दों में हर्ष, घृणा, विस्मय, दुख, आश्चर्य आदि मनोभाव का प्रकट होना पाया जाता है, उनके अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो देखिए जिन शब्दों में हर्ष, घृणा, विस्मय, दुख, आश्चर्य आदि मनोभाव का प्रकट होना पाया जाता है, उनके अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण इसका अरे, तो देखिए यहाँ पर दिया जो अरे, यहाँ पर यह साइन ऑफ इंटरजेक्शन का है यानी विस्मय सूचक चिन्ह का है। यह कैसा सुहावना दृश्य है, तो देखिए यह आश्चर्य करके बोला अरे यह कैसा सुहावना दृश्य है, तो देखिए यहाँ पर दिया है, यानी यह इसका उदाहरण हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला हमारा कौन सा चिन्ह है, तो देखिए अगला उद्धरण चिन्ह। देखिए इसको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा कहा जाता है। तो उद्धरण चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कामा कहा जाता है। तो देखिए यह डबल इन्वर्टेड भी हो सकता है और सिंगल इन्वर्टेड। देखिए यहाँ पर गलती हो गया, थोड़ा मिस्टेक, यह कामा का इधर जो दिया दूसरे में एक कामा नीचे की तरफ रहता है, यानी वो कामा यानी एक कामा ऊपर की तरफ एक कामा नीचे की तरफ। तो उद्धरण चिन्ह को अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा कहा जाता है। तो देखिए इन्वर्टेड कामा कहते किसे हैं, तो देखिए किसी अन्य व्यक्ति के वाक्यों या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के वाक्यों या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में तुलसीदास ने कहा, क्या कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसको डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया गया, यानी आप समझ गए होंगे कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यानी इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगला देखिए कुछ नोट इसमें देख लीजिए। उदाहरण के भीतर यदि किसी अन्य के कथन का समावेश हो तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। अगला हमारा है देखिए योजक चिन्ह हाइफेन, जिसको अंग्रेजी में इसको हम हाइफेन कहते हैं, यानी अंग्रेजी में हाइफेन कहा जाता है। तो देखिए इसका सिंबल किस रहता है, छोटा यानी छोटा सा यह डैश रहता है, इसको हाइफेन कहा जाता है। तो देखिए यानी यह छोटा सा इसमें सिंबल रहता है हाइफेन में। तो देखिए हाइफेन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों की योग से जब पद बनता है तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो क्या समझे, दो या दो से अधिक शब्दों की योग से जब पद बनता है तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए नीचे दिया गया इसका, जय पराजय शोक संतप्त। तो उदाहरण दिया है जय पराजय शोक संतप्त।
अगला है देखिए हमारा निर्देशक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में डैश कहा जाता है। तो देखिए निर्देशक चिन्ह जो होता है यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। तो देखिए निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं? तो देखिए कथोपकथन वार्तालाप संवाद में नाम के बाद इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? यानी कथोपकथन वार्तालाप संवाद में नाम के बाद इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो। तो देखिए गांधी जी ने कहा और हिंसा मत करो के बीच में एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए योजक चिन्ह नहीं है, क्योंकि योजक चिन्ह जो होता है इससे थोड़ा छोटा होता है। तो गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, इन दोनों के बीच में जो है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी तरह महेश ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। तो देखिए यहाँ पर महेश ने लिखा और सत्यम शिवम सुंदरम के बीच में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं। अगला देखिए हमारा है कोष्ठक चिन्ह, यानी जिसको अंग्रेजी में ब्रैकेट कहा जाता है। तो देखिए कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। तो कोष्ठक चिन्ह को कहाँ रखा जाता है? तो कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। जैसे क्रिया के भेदों, यानी सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है दिया है क्रिया के भेदों, अब देखिए उसको ब्रैकेट में कर दिया है सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहीं पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं हमारा अगला जो चिन्ह है हंसपद। देखिए इसको त्रुटि बोधक यानी कैरेट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो देखिए हिंदी में हंसपद या त्रुटि बोधक। तो देखिए जब वाक्य में कोई शब्द या अक्षर लिखते समय छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंसपद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे शब्द को ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए पहले सिंबल को आप याद कर लीजिए, यानी सिंबल किस तरह बनता है दिमाग में आप बैठा लीजिए अपने। तो देखिए सिंबल इसका कैसा होता है, इस तरह होता है। देखिए जैसे राम फल और ऊपर देखिए लिखा है फूल लाता है। तो देखिए यह वाक्य त्रुटि यानी हंसपद बन गया। प्रश्न जो सही था इसका राम फूल लाता है, लेकिन गलती से लिखा गया क्या? राम फल लाता है। इसीलिए हम त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करके यानी लगाकर ऊपर फूल लिख दिए हैं, इसी को हम त्रुटि बोधक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं रेखांकन चिन्ह। देखिए इसको अंग्रेजी में अंडरलाइन कहा जाता है। रेखांकन चिन्ह को अंग्रेजी में अंडरलाइन कहा जाता है। यह जो होता है योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह इन दोनों से यह बड़ा होता है इसका प्रतीक रेखांकन चिन्ह का। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य की को रेखांकित कर दिया जाता है। तो देखिए वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द या पद वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो देखिए गोदान को जो है अंडरलाइन कर दिया गया है, तो यहीं पर अंडरलाइन का प्रयोग किया गया है। तो उदाहरण दिया है गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अगला हमारा चिन्ह देखिए, यह एग्जाम में काफ़ी बार लाघव चिन्ह के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो देखिए लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? तो देखिए संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जितना भी संक्षिप्त शब्द लिखा रहता है वहाँ सभी लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया है कृपऊ। तो देखिए कृपऊ मतलब होता है कृपया पन्ना उलटिए। देखिए यहाँ पर कृपया छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो देखिए कृपऊ इतना लिखा रहता है, इसका मतलब होगा कृपया पन्ना उलटिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लाघव चिन्ह किसे कहते हैं और देखिए किस तरह यह बनाई जाती है, इसको भी देख लीजिए। अगला देखिए अगला हमारा लोप चिन्ह। तो देखिए इसको अंग्रेजी में मार्क ऑफ ओमिशन कहा जाता है। तो देखिए जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है। तो देखिए बीच में सब लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
हम करेंगे या मरेंगे। तो देखिए यहाँ पर लोभ चिन्ह का प्रयोग इसी तरह हुआ, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगला है हमारा समानता सूचक चिन्ह, यानी अंग्रेजी में इसको इक्वल्स साइन बोला जाता है। तो देखिए समानता चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्तता के आग्रह होने पर सामान्य भाषा में भी कभी कभी होता है, किंतु सबसे अधिक इसका प्रयोग गणित में होता है। तो देखिए दूसरा हम सब पढ़ते हैं बिजली बराबर विद्युत, 3 + 4 = 7, 5 + 3 = 8, यही यानी वहाँ पर जो बराबर का चिन्ह यानी उसी को समानता सूचक चिन्ह कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला है आप हमारा विवरण चिन्ह। देखिए इसको अंग्रेजी में साइन ऑफ फॉलोइंग बोला जाता है, यानी इसका प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां कोई सूचना, निर्देश आदि विवरण देना होता है। गद्यांश का भावार्थ लिखने में इस चिन्ह को लगाते हैं। जैसे दिया भावार्थ, तो देखिए भावार्थ यानी यहाँ पर देखिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए आज का यह अंतिम नंबर था 15, विवरण चिन्ह यानी साइन ऑफ फॉलोइंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।